पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लाइट और मैटर दोनों वेव की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। पर किस तरह से ये होता है, इसके लिए कुछ प्रूफ एक्सपेरिमेंट हुआ है। हाँ, हुआ है। एक्सपेरिमेंट का नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी असल में क्या है। हम इसके बारे में जानते ही हैं, पर अगर हम ये सोचें कि दो स्लिट में से हम एक मैक्रो पार्टिकल को गुजारें, जो हमारे वर्ल्ड में हम उसे देखते हैं, तो हम जानते हैं कि दो स्लिट है और एक ही पार्टिकल है। हम वन बाय वन अगर उसे गुजारेंगे तो हमें पीछे दो ही पैटर्न मिलेगी, दो ही पैटर्न मिलेगी, क्योंकि दो स्लिट है और पीछे पैटर्न दो ही मिलेगी। पर क्वांटम वर्ल्ड में कुछ नया होता है। क्वांटम वर्ल्ड में हम लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन को एग्जाम्पल के रूप में। अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम वो दो स्लिट में से गुजारेंगे तो पीछे हमें दो नहीं पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक नई बात आपको देखने को मिलेगी। ये इंटरफेरेंस पैटर्न ओनली इलेक्ट्रॉन के अंदर ही नहीं मिली, हमें लाइट में केस में भी मिली है। पर यह तब मिलती है जब हम उसे डिटेक्ट नहीं करते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि जब हम उस स्लिट के आगे हम कोई एक डिटेक्टर लगा दें, दोनों स्लिटों पर या कोई एक स्लिट पर हम डिटेक्टर लगा दें, तो हमें पीछे दो स्लिट मिलेगी, दो पैटर्न मिलेगी। लाइट के केस में भी यही होता है और मैटर के केस में भी हमें दो पैटर्न ही मिलेगी। क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड में एक ऐसा नियम है कि जब हम पार्टिकल को देखते नहीं हैं तो वो पार्टिकल, लाइट के केस में फोटोन है और मैटर के केस में पार्टिकल है, जो हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, तो वो जब हम उसे देखते नहीं हैं तब वो किसी भी तरह से बिहेव करने लगते हैं, यानी कि वो वेव की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो वेव जब दो स्लिट में से गुजरेगा तो पीछे हमें इंटरफियरेंस पैटर्न मिलेगी। तो यहाँ पे लाइट के केस में तो आप समझ गए कि लाइट के केस में है वेव, पर मैटर के केस में होता है मैटर वेव, यानी कि वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी वेव और वेव, जो भी आप कहें। उसके भी बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या है प्रोबेबिलिटी वेव, क्या बताता है ये, किस तरह से वो होता है। पर यहाँ पे आपको समझना है कि इस तरह से वेव फंक्शन अगर गुजरता है उस दो स्लिट में से, प्रोबेबिलिटी वेव मैटर के केस में, तो पीछे हमें इंटरफियरेंस पैटर्न मिलती है जब हम उसे देखते नहीं हैं। तब जब हम उसे देखते हैं तो वो कुछ ऐसी तरह से बिहेव करने लगते हैं जैसे कि हम उसे देखना चाहते हैं। वो दोनों स्लिट में से गुजरेंगे पर हम पीछे दो ही पैटर्न मिलेगी जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। जब हम उसे देखते नहीं हैं तो हमें इंटरफियरेंस पैटर्न मिलने लगती है। तो ये तो हुई डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात। एटॉमिक मॉडल में सबसे पहले आता है थॉमसन का एक एटॉमिक मॉडल। दूसरे नंबर पे आता है रदरफोर्ड ने जो दिया एटॉमिक मॉडल वो। तीसरे नंबर पे आता है बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर की चार पोस्टुलेट्स में से एक पोस्टुलेट ये भी थी कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमेगा जिस कक्षा में उसकी एंगुलर मोमेंटम L = nh/2π जितना होगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है mvr, यानी हम लिख सकते हैं कि mvr = nh/2π। अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमें क्या मिलेगा, 2πr = nh/mv। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। बोहर ने ये जो बात बताई L = nh/2π, वैज्ञानिक बोहर ये नहीं बता पाए कि ये क्यों ऐसा होता है। nh/2π जितना ही होगा तभी उसी ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सभी जगहों पर, सभी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो ये बात नहीं समझा पाए। सभी ऑर्बिट में नहीं, पर जहाँ पर nh/2π जितना L का वैल्यू होगा वहाँ पे ही घूमेगा इलेक्ट्रॉन। ये बात समझाई डी ब्रोगली ने। उन्होंने इस बात को समझाया कि किस तरह से एक इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमेगा जिस कक्षा में nh/2π जितना उसका L का वैल्यू होगा। उनका एक हाइपोथेसिस यानी कि उनकी थियोरी थी, जिनमें उन्होंने किसी भी पार्टिकल को, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो,
इन सबको एक मैटर वेव लिया था। वो वेव नहीं होते पार्टिकल कि एक लंबा खींचा जाए और एक वेव की तरफ बन जाए, पर उनके साथ एक मैटर वेव, उनके साथ एक वेव जुड़ा हुआ होता है, जिसे उन्होंने इस तरह से डिस्क्राइब किया कि जो पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ मैटर वेव है, अगर उसकी वेवलेंथ हमें चाहिए तो लैम्बडा इज इक्वल टू h/p, इस तरह का कुछ फॉर्मूला उन्होंने दिया। बस इसी मैटर वेव को लेकर उन्होंने ये बात समझा दी कि बोहर ने उस पोस्टुलेट में क्या कहा था। सबसे पहले तो हम इस फॉर्मूले की आगे बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से उन्होंने समझाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2πr इज इक्वल टू NH/mv, जो हमने पहले ही साबित कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि h/mv ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, देख सकते हैं h/p यानी कि mv, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लैम्बडा, लिख सकते हैं। तो नया इक्वेशन मिलेगा 2πr इज इक्वल टू n लैम्बडा, इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये मैटर वेव है, अगर इलेक्ट्रॉन एटम में घूमता है तो हम उसकी एक ऑर्बिट में एक जगह बना देते कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा। पर अगर हम बात करें मैटर वेव जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएट है, उस मैटर वेव को हमें समझना है कि किस तरह से वो एटम में घूम रहा है। इसके लिए हमें एक बात समझनी होगी। अपने स्टेशनरी वेव्स पढ़े होंगे। स्टेशनरी वेव्स कब बनते, एक एग्जांपल भी आता था हमें साइंस में जब पढ़ते थे हम, कि दो आधार होते हैं, उसमें एक रस्सी बंधी हुई होती है, उस रस्सी में जो वेव बनते हैं उसे कहते हैं स्टेशनरी वेव्स। इसी तरह से अगर हम कई आधारों को जोड़कर, कई आधारों को लेकर एक सर्कल बनाए कुछ इस तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसे कहीं भी हो सकते हैं, जिस तरह की रेडियस उस तरह के आधार, हम इतने आधार हो सकते हैं। ऐसे आधार लेकर अगर हम सर्कल बनाए तो उसमें जो वेव बनेगी वो भी स्टेशनरी वेव्स ही होगी। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैटर वेव जो बन रहे हैं एटम में वो भी एक तरह के स्टेशनरी वेव है। तो ये इक्वेशन भी हमें यही कह रहा है कि ये जो n है वो कितने हो गए, n इज इक्वल टू 1 2 3 हो सकता है। n इज इक्वल टू कभी भी आधा, 3/2, 2/3 ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लैम्बडा हमेशा पूरा ही होगा, यानी कि जो वेव है वो पूरा ही होगा, कभी भी आधा, 2/3, 3/2 ऐसा कोई भी भाग उसका पोर्शन नहीं होगा। ऑर्बिट में जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट का सर्कमस्टेंस कितना होगा, 2πr, और 2πr में पूरी की पूरी तरह समा जाएगा, उसका कोई भी पोर्शन बाकी नहीं रहेगा। कुछ इस तरह से भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा किस तरह से वो होता है। पर फिलहाल हम बात करेंगे अगर nm इज इक्वल टू 1 होगा तो एक वेव, 2 होगा तो 2 वेव, कुछ इस तरह से। सो कभी भी ये वेव होगा वो आधा नहीं हो सकता। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका कुछ पोर्शन अभी यहाँ पर नहीं जुड़ा है, यहाँ पे आया है, पर ऐसा नहीं हो सकता, ये यहाँ पे ही खत्म होना चाहिए। जहाँ पर ये वेव खत्म हो रहा है यहाँ पे ही ये जुड़ जाना चाहिए और पूरा का पूरा वेव बन जाना चाहिए, पर यहाँ पर कुछ पोर्शन इसका बाकी रह गया है। ऐसा वेव कभी भी नहीं बनेगा, पूरे का पूरा 1 2 3 ऐसा ही बनेगा, कुछ इस तरह से। देखा आपने, यहाँ पर एक पूरा का पूरा 4 वेव बने, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 और ये है 4, इसी तरह से वेव बनेंगे। ये भी स्टेशनरी वेव सी है, पर यहाँ पर हम बात करेंगे फिलहाल वेव की तरह लेंगे, इसीलिए हम पूरा स्टेशनरी वेव नहीं बता रहे हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। अब हमें साबित करना है कि किस तरह से डी ब्रोगली ने साबित किया कि NH/2π कहाँ से आया। अब इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, 2πr इज इक्वल टू n लैम्बडा, तो 2πr इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं NH/mv। ओके, तो अगर इक्वेशन को हम रीअरेंज करें तो इसी में ही हमें आंसर मिलेगा कि mv/r यहाँ पर आ गया, NH और 2π इसके नीचे आ जाएगा, तो NH/2π। ये जो इक्वेशन हमें मिला है mvr इज इक्वल टू NH/2π, ये बोहर ने भी दिया था, वैज्ञानिक बोहर ने भी दिया था, पर यह बात उन्होंने नहीं समझा पाया कि किस तरह से ये होता है, क्यों कुछ ही ऑर्बिट में ये घूमता है। यह बात समझाई डी ब्रोगली ने किस तरह से ये होता है। उन्होंने मैटर वेव यानी कि वेव नेचर किसी भी पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का लिया और उसके अंदाज से उन्होंने समझाया कि इस तरह से होता है। NH/2π क्यों होता है, क्योंकि जहाँ पर पूरा लैम्बडा होगा जिस ऑर्बिट में, वहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो आप इस तरह से समझाए या इस तरह से समझाए, दोनों बात एक सरखी होती है।
तो इससे पता चलता है कि एक मैटर वेव एटम में होगा तो किस तरह से उसका मॉडल होगा, ये भी बताता हूँ आपको। यहाँ पर n=3 भी बता दिया है मैंने, 3 वेव्स हो गए। ये देखिए, ये आपको दिखा रहा है कि पूरा का पूरा एटॉमिक मॉडल है जिसमें हमने मैटर वेव लिया है। इसमें स्टेशनरी वेव्स ही है। और यहाँ पर एक देख सकते हैं आपकी पहली कक्षा में भी एक, यहाँ पर मैं भूल गया हूँ एक वेव बताना, पर यहाँ पर एक ही वेव है जो इस तरह से ही होता है गोल, एक वेव। उसके साथ यहाँ पर दूसरी कक्षा में आप देख सकते हैं 2 वेव है, एक और दूसरी इस तरह से, ओके। और तीसरा कक्षा में 3 वेव है, चौथी कक्षा में 4 वेव है, इस तरह से 5वीं कक्षा में 5 वेव है। इस तरह से होता रहता है एक एटॉमिक मॉडल। इस बात को आप समझ भी सकते हैं उस बात के ज़रिए से जो मैंने फॉर्मूला दिया 2πr=n λ। जितनी ज़्यादा बड़ी यहाँ पर सर्कमस्टेंस होगा उतने ही ज़्यादा वेव होंगे। यह बात भी आप समझ रहे होंगे।